अब और हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि कल एक बड़ा अहम दिन है सदफ, और हमारे तो दिल बड़े डरे हुए हैं उस हवाले से भी, लेकिन हम अपनी बैठ के परेशानियां मुश्किलात डिस्कस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम और बहुत से आप लोग भी, हम फिर भी एक प्रिविलेज तबके से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं गुजारा हो ही जाता है, जैसे भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है गुजारा महीने के अंदर। बट वो लोग सदफ जो मिनिमम वेज के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे होंगे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो मिनिमम वेज है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कम से कम तनख्वाह, सरकार ने कितनी रखी है? वो है 40,000 रुपए। 40,000 पाकिस्तानी रुपीस आपके लिए रखी गई है कम से कम। अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें, ये जो 40,000 है ना, ये किसी को दी जा रही है और कम से कम है। इसका ब्रेक डाउन करें आज की इस महंगाई के दौर में कि एक घर का खर्चा, 2 मियाँ बीवी, उनके 2 बच्चे, वो कैसे अपने घर का खर्चा इन 40,000 में कर सकते हैं, वो ब्रेक डाउन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि जो सरकार है, जो मुतालिका लोग हैं, उनको अंदाजा हो कि लोग जिंदगी कैसे गुजारें। जनाब है मुश्किल बहुत बंदा है मजदूर के शबो रोज। और ये जो 40,000 की भी हम बात करें ना, ये 40,000 मिनिमम वेज है सिंध, पंजाब और केपी में। अगर मैं बलोचिस्तान और आईसी कैपिटल इस्लामाबाद की बात करूं तो वहां पर 37,000 मिनिमम वेज है, 37,000। चलें जी, अब 40,000 रुपए में घर का खर्चा कैसे पूरे करेंगे? 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं। सबसे पहली चीज, पहली बेसिक चीज जो कि आपकी नीड है, वो है खाना पीना। अब अगर आप बेसिकली सिर्फ बेसिक चीजें खाएं, दाल रोटी चावल ये खाएं, कोई गोश्त नहीं मैं ऐड कर रहा, मैं कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई फैंसी आइटम नहीं ऐड कर रहा, कोई कुजीन्स नहीं ऐड कर रहा, दाल रोटी अगर आप खाएं तो दाल रोटी की ग्रोसरी के पैसे सदफ एक महीने में 2 मियाँ बीवी 2 बच्चों के 18,000 रुपए हैं। 18,000 आपने ये 40,000 में से माइनस कर दिए, 18,000 निकल गए, अब बच गए 22,000 रुपए। अब मैं आपको बता दूं कि इन 18,000 में वो सिर्फ क्या खा रहे हैं? दाल सब्जी रोटी खा रहे हैं। बस गोश्त जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोटीन हासिल करना, वो उनको नहीं मिल रहा है। अंडा इसमें शामिल नहीं है, दूध इसमें शामिल नहीं है, और दीगर आइटम तो फिर तो शायद वो लग्जरी में शुमार हो जाए, मैं उनका जिक्र भी नहीं करी। अब मैं आ जाती हूँ जनाब कि जाहिर है अब सर पे छत भी होनी चाहिए, आपका एक मकान भी होना चाहिए जिसमें आपने रहना है। अब पाकिस्तान में अलमिया यह है कि मेजॉरिटी यहाँ पर लोग जो है वो किराए के घरों में रहते हैं। अब अगर मैं कम से कम किराए के घर की भी बात कर लूँ ना, क्योंकि हमें इसमें खींच तान के सारे खर्चे पूरे करने हैं, तो वो जिसकी छत टीन की होगी और समझे वो एक कमरे का मकान है जिसमें ही किचन है और किसी कच्ची आबादी या उसके करीब होगा, ऐसा मकान जो पूरी तरह से बना हुआ भी नहीं है, उस मकान का किराया मैं आपको बताऊं वो होगा 15,000 रुपए। तो 15,000 भी आप इस 40,000 में से 22,000 जो बचे उसमें से माइनस कर दें, तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? 7,000 रुपए आपके पास बचे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। 15,000 में अगर मैं कहूं कि मुझे कराची में कोई अपार्टमेंट दिखा दे, नहीं मिल ही नहीं सकता कराची में। ये हम बात करें किसी दूर दराज आउटस्कर्ट्स में, देही इलाकों के आसपास, और ये अपार्टमेंट तो छोड़ ही दें, ये कौन भरेगा 6 महीने के एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट? यहाँ तो भाई पहले डिपॉजिट जाते हैं, 6 महीने का एडवांस जाता है, तो वो कौन देखेगा? यहाँ पर हम बात करें कि बिल्कुल एक 40K के जो मिनिमम वेज हमारा, जिसमें लगता है हमारी हुकूमत को कि इस 40K के अंदर लोग सर्वाइव कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब पीछे रह गए 7,000। जो बंदा 40,000 महीने का कमा रहा है, 2 चीजें निकाली, रेंट निकाला और फूड निकाला, पीछे रह गया उसके पास 7,000। अब इस 7,000 के अंदर जब वो घर में रहेगा ना सदफ, तो उसने फिर बिजली का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है, और अगर वो कराची के आसपास या कहीं पर रह रहा है तो वो पानी के पैसे भाई कराची में रहना है तो पानी तो आपने खुद ही उसका इंतजाम करना है। पानी आपको फ्री में नहीं मिलता, उसके पैसे आपको जाहिर सी बात है भरने पड़ते हैं। नहीं तो बेचारे बच्चे जिस तरह पानी भर भर के ला रहे होते हैं, वो भी हमने मंजर देखे। अच्छा, बिजली का बिल, गैस का बिल, मैं इनमें वो बात तो करी ही नहीं जो आपको फिक्स चार्जेस देने होते हैं। ये उसके अलावा जो आपका यूनिट के बाद जो बिल आ रहा होता है, उसमें कितने पैसे जा रहे हैं? सदफ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप 2 मियाँ बीवी हैं और आपके 2 बच्चे हैं, आपके घर के अंदर एक पंखा चल रहा है, 3 लाइटें चल रही हैं और आपका गैस का चूल्हा चल रहा है, तो जनाब फिर आपका 5,000 बिल है इंक्लूडिंग योर वाटर बिल्स। तो 18,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। अब जनाब पीछे रह गए सिर्फ 2,000। ये टोटल इसको हम कहें तो 38,000 बनते हैं आउट ऑफ 40,000। ये तो देखिए 40,000 में से 38 निकल गए। अब ये 2,000 रुपए कहाँ एडजस्ट होंगे? अब मुझे बताएं, ये जो 40,000 है घर में तो नहीं आ रहा है, आसमान से तो नहीं आ रहा है। ये 40,000 के लिए उस शख्स को, उस घर के मकीन को बाहर जाना है, दफ्तर जाना है, या जो भी लेबर है वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? कम्यूट ज़रूरी है।
ट्रांसपोर्ट ज़रूर है, पेट्रोल का खर्चा तो वो निकाल नहीं सकता, तो क्या करेगा वो? मोस्टली वो रास्ता जो है पैदल तय करने की कोशिश करेगा या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करेगा जिसका किराया भी 2,000 रुपए कवर नहीं कर पा रहा है। नहीं करता। यूर सो राइट कि जो 40,000 जब कमाने निकलना है तो वो कमाने के लिए जब जाओगे, जब कम्यूट करोगे तो उस पर खर्चा भी तो आएगा ना, और वो खर्चा ये 2,000 में कैसे पूरा होगा महीने के अंदर? ना बाइक का तो तस्वुर भी ना करे ना, यहाँ पर तो ये खर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी पूरा नहीं होगा। व्हाट अबाउट द स्कूल फीस? बच्चे स्कूल ना जाएं? 40,000 में मुझे बताएं अब इस खर्चे के बाद, ये बुनियादी खर्चा है, इसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। इसके बाद बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि किस तरीके से लोग अपनी गुजर बसर करें। अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमारी पूछ के नहीं आती है, वो दवाई का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? तालीम तो वो का दुआ तो पे चलेंगे। आप, मैं सोच रहा हूँ कि तालीम, आप ये बताएं मुझे सदफ कि कॉपियां कैसे कहाँ से आएंगी, पेंसिलें कहाँ से आएंगी? चलें ठीक है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ भी लिए, बहुत कम फीस होगी या नहीं भी फीस होगी, कहाँ से यूनिफॉर्म के पैसे आएंगे? इसमें कहाँ से आएंगे आपके कॉपियों के पैसे, बुक्स के पैसे, स्टेशनरी के पैसे, और ऊपर से स्टेशनरी के ऊपर अभी टैक्स भी लगने जा रहा है। बाय द वे ये बता दूं मैं आपको, उसके बाद दूसरी बात सुनिए, ये तो स्कूल की बात कर ली, हॉस्पिटल सदफ? हॉस्पिटल तो वो नहीं जा पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाई वो खरीद नहीं सकते, फिर वो दुआ पर ही गुजारा करेंगे। फिर हमने देखा ऐसे लोग फिर इस तरफ चले जाते हैं कि कहीं जी वो किसी से दम दुरूद करा लें, कहीं पर वो पीर फकीर के पास चले जाएं। अब इस तनख्वाह में ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जो कि हमारा आइन, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि तालीम बुनियादी हक है, प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब भी अपने घर में हालात देखेंगे तो घर के लोग भी, मजीद छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं फिर ये कामों पर निकल जाते हैं और चाइल्ड लेबर का इनके बच्चे शिकार हो जाते हैं। मैं इसे मिडिल क्लास तबके का बजट नहीं कह सकती, मैं इसे मिडिल क्लास तबके की तनख्वाह नहीं कह सकती, मैं इसे लोअर मिडिल क्लास की भी तनख्वाह नहीं कह सकती। आई थिंक ये खते गुर्बत से नीचे जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ये उनके भाई इस 40,000 के अंदर एक बात तो हमने एस्टेब्लिश कर ली कि तालीम आप नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। अगर कोई खुशी गमी आ गई, आपके घर के अंदर धूप छांव आ गई, तो आप वो भी अटेंड नहीं कर सकते, उसको भी केटर नहीं कर सकते, और दुआ के तो आपके पास पैसे हैं ही नहीं, अब सिर्फ दुआएं हैं कि अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह के आसरे चल रहा है वो शख्स जो 40,000 रुपए कमा रहा है इस मुल्क के अंदर। तो जनाब ये हमने आपको एक ब्रेक डाउन दिया मिनिमम वेज कमाने वाले शख्स। मैं ये कहती हूँ कि अब हमने कोशिश की ना एक आपको रियल पिक्चर दिखाने की। दुआ मेरी ये है, गुजारिश मेरी ये है, और हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब आप लोग अगला बजट बनाए ना सरकार से, मैं ये कहना चाहती हूँ, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि कम से कम भी खींच तान कर भी खर्चा करने के बाद भी किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर ये फैमिली मजबूर होगी। ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनके पास इलाज मुआवजे के लिए पैसे हैं, ना वो एक बाइज़्ज़त तौर पर किसी घर में, और जिस तरह की गर्मी पड़ी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, हाँ, हम उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आइंदा माली साल के बजट पर माहिर मुआशियात मोहम्मद सोहेल साहब। मोहम्मद सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने आई एम श्योर कि हमारा सारा ब्रेकडाउन भी सुन लिया होगा, किस तरह से मैनेज होगा सर एक शख्स जो कि मिनिमम वेज 40,000 कमा रहा है और उसके 2 बच्चे हैं, वो किसकी खुशी गमी में जाएगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, और अगर खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ गई तो वो कैसे हॉस्पिटल जाएगा, दवा दारू कैसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बजट जो बन रहा है वो अगले 12 महीने का बन रहा है, और आपने जो सारी कहानी या जो दास्तान सुनाई है वो पिछले 80 साल की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की सुनाई है। और पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें जो है दरमियाना तबका होता है, गरीब तबका होता है और अमीर तबका होता है, और पाकिस्तान कोई डेवलप कंट्री नहीं है। इसलिए जो लोअर या पुअर कैटेगरी है, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी है, उसके लिए चैलेंजेस तो बरकरार रहेंगे टिल द टाइम हम एक डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका है या जैसे यूनाइटेड किंगडम है आजकल, तो उसके भी हालात ख़राब हैं, हम उस तक ना पहुंच जाएं। तो ये जो 12 महीने के जो बजट प्रेजेंट होने वाला है, हमारा तजिया ये है कि जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया 2023 में, और पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया, और फिर पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद बहुत सख्तियाँ हुई हैं। तो 24 और 25 का जो बजट था वो बहुत सख्त था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। पिछले साल हमने देखा कि निस्बतन कम बोझ डाला गया, और इस दफ़ा हमें लग रहा है कि शायद नए टैक्सेस तो या तो बहुत कम लगाए जाएंगे या कम लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब कुछ उम्मीद है
کہ کچھ ریلیکسیشن ان طبقات کو ملے جو بہت زیادہ ٹیکسز دے رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, کہ جب 2023 میں جب پاکستان کرائسس میں تھا تو اس کو پاکستان کا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ 8% تھا, اور ابھی جو آج اکانومک سروے آئے گا ہمیں امید لگ رہی ہے کہ اس میں 4% ہو جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے. سہیل صاحب, میں اس ریلیف کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل جاننا چاہتی ہوں, لیکن مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے. اس بریک کے بعد آتے ہیں, پھر آپ سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو میں چاہتی ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں. یس, اس پہ جہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے.